चलिए बेटा, एक बार फिर मुझे बता दें, क्या सबने ज्वाइन कर लिया? रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है? चलें बेटा, स्टार्ट कर लेते हैं। अभी वैसे 5 मिनट है हमारे पास, तो कुछ बच्चे अभी बाद में आए हैं। तो बेटा अगेन मैं बता देता हूँ, क्लास की टाइमिंग के हवाले से थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। 8 बजे का टाइम था पहले क्लास का, तो अभी इसे जो है हम 8:30 कर रहे हैं बेटा। 8:30 कर रहे हैं। 8:20 पे आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा। जो लिंक है वो आपका 8:20 तक आ जाएगा। ठीक 8:30 पे मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ, और ये चलेगी आपकी क्लास 10 बजे तक। 10 से 10:30 भी हो सकते हैं। 10 बजे तक वैसे कोशिश करूँगा मैं टॉपिक को क्लोज कर दूँ, और आधा घंटा आपके सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर के रखे हम आखिर पे। ठीक है, तो ये टाइम सारे नोट कर लें। अगर कोई बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा है इस टाइम में तो बेटा माजरत, और फिर रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर। मेरे ख्याल से सारे लोग इजीली इस टाइम में जो है अवेलेबल हो सकते हैं। सारे निकम्मे होते हैं इस टाइम में। हमारे फीमेल्स भी जिन्होंने खाना बनाना होता है या बर्तन धोने होते हैं, वो भी आराम से इजी जो है ना अपने काम शाम करके और इस टाइम में इजी होते हैं। ठीक है बेटा, तो मेरे ख्याल से सूटेबल है। मेरे लिए सूटेबल इसलिए है कि मैं बाज़ दफ़ा लेट हो जाता हूँ ऑफिस से आते हुए, तो मैं भी थोड़ा सा इसमें ईजी रहूँगा। मुझे पता होगा कि यार कोई नहीं, 8:30 बजे तक मैं पहुँच सकता हूँ। आज दफ़ा होता है ना लेट हो जाता हूँ, जिस तरह आज मैं अभी पहुँचा हूँ 8 बजे पूरे पूरे टाइम पे। तो 5-10 मिनट जो है ऐसे ही आपको जो है इंतज़ार ना करना पड़े। मेरे लिए भी फिजिबल है, आपके लिए भी मेरे ख्याल से फिजिबल है। ठीक हो गया बेटा, मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, हम शुरू कर लेते हैं। पाकिस्तान जोग्राफ़ी से, पाकिस्तान मैप से स्टार्ट लेंगे। इंतहाई आसान पोर्शन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन। रिटर्न के लिए, इंटरव्यू के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट या फेवरेट आप कह लेंगे अगर एरिया होता है एग्जामिनर के लिए, तो वो पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान के बारे में वो पूछता है इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल। ठीक है, और इसी तरह से जो है बेसिक क्वेश्चन जो है आपके FIA के एग्ज़ाम में भी बहुत सारे होंगे पाकिस्तान के रिलेटेड। तो हेडिंग दे लें पाकिस्तान मैप की या पाकिस्तान ज्योग्राफी की। हेडिंग दे लें बेटा, पाकिस्तान मैप, पाकिस्तान ज्योग्राफी कहने से इसकी हेडिंग दे लें। तो इसे पढ़ेंगे थोड़ा सा, आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इस वीक में ख़त्म हो जाएगी, ये कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा पोर्शन नहीं है इसका। इसी वीक तक एंड तक हम इसे क्लोज कर देंगे, जुमे तक या हफ्ते तक। ठीक है, मंडे से फिर नया सब्जेक्ट। थोड़ा सा आसान है, इंटरेस्टिंग होगा, तो इसीलिए जो है मेरे ख्याल से एक वीक जो है ना आप इंजॉय भी करें। तो मैप बनाना है आपने बेटा, सबने मैप बनाना है, और फिर उसमें जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते जाएंगे। और आपके जो क्वेश्चन हैं वो भी हम, क्वेश्चन अगर कोई आपके माइंड में फ़ौरन आ रहा हो ना, उसे साइड पे किसी पेज के ऊपर रजिस्टर पे कहीं लिख लिया करें। ठीक है, क्योंकि फ़ौरन अगर मैं आपके क्वेश्चन लेना शुरू कर दूं तो मैं फिर पढ़ा नहीं पाऊंगा। इसलिए फ़ौरन लिख लें, एंड पे अपना सवाल वो पूछें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। चलें जी, पाकिस्तान मैप, पाकिस्तान ज्योग्राफी में हम क्या करेंगे जी, पाकिस्तान का मैप बनाएंगे। बनाए ज़रा, पाकिस्तान का मैप बनाए बेटा। ऐसे शुरू करेंगे, ऐसे थोड़ा सा एक कोना इस तरह से बाहर लेके जाएंगे, फिर इसे नीचे की तरफ लेके आए। यहाँ से नीचे की तरफ लेके आए, एक और कोना बनाए यहाँ से नीचे की तरफ लेके जाए ऐसे। ठीक है, उसके बाद इसे
थोड़ा सा इसे और ऊपर की तरफ ले जाएं, चलें। जिस तरह से बनेगा बेटा हमारा प्यारा पाकिस्तान बनाए। जरा पाकिस्तान का जो मैप है कैसे बनता है बना लें बेटा। एक कोना मैंने इधर बनाया इस तरह से, ठीक है। दूसरा ये बनाया, तीसरा यहां बनाया, ये देखिए। बनाए जरा। जैसे ही हम पाकिस्तान का मैप बनाएंगे या कोई भी मैप बनाएंगे, सबसे पहले हमने उसकी डायरेक्शन निकालनी होती है। दुनिया का कोई भी मैप बनाएंगे या मैप पढ़ेंगे, मुझसे एक सवाल पूछा गया था इंटरव्यू में, क्योंकि मैंने बताया था उन्हें कि जो है ना मैं टीचिंग करता हूँ या जीके में पढ़ाता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आप जीके में क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। तो मैंने बताया वर्ल्ड मैप से मैं शुरू करवाता हूँ। वर्ल्ड मैप को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगला सवाल ये था उनका। वर्ल्ड मैप को मतलब पढ़ने का या पढ़ाने का सबसे अच्छा, या कोई भी मैप आपके सामने जब आप उसे पढ़ना चाहते हैं खुद से, तो सबसे पहले जो आपने काम करना है उसकी डायरेक्शन देखनी है कि यार ये जो मैप है इसमें नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। सबसे पहले आपने ये काम करना होता है, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालनी होती है आपने सबसे पहले। तो जब भी डायरेक्शन निकालेंगे आपके सामने ये सर वाली साइड पे, मुंह वाली साइड पे, देखिए ये प्लेन के ऊपर में मैं बना रहा हूँ। जब मैं बना रहा हूँ तो ये मेरा सामने वाली फ्रंट साइड है। फ्रंट पे हमेशा हमारे नॉर्थ होगा और हमारी बैक साइड पे, ये हमारी फुट वाली साइड है बैक साइड, ये साउथ होगा। नॉर्थ और साउथ, शुमाल और जनूब, ये फिक्स है। जब भी कोई मैप पढ़ेंगे सामने हमेशा क्या रखें आप, नॉर्थ रखें, बैक साइड पे आप साउथ रखें, ठीक है। फिर आप ऐसे वही लिखें, कहीं पे भी लिख लें वही। जिस साइड पे ई है वो आपका ईस्ट हो जाएगा और जिस साइड पे डब्ल्यू है वो आपका वेस्ट हो जाएगा। इस तरह से आपने डायरेक्शन निकाल ली, इस तरह से आपने डायरेक्शन निकाल ली। आपको समझ आ गया, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं हम ईस्ट वेस्ट तुमने निकाल दिया। अब हमारे हमसाया मुल्क कौन कौन से हैं या कौन कौन से कंट्री हैं जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, टच करते हैं। तो यहाँ हमारे पास बेटा ये थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, मैं आपको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जो सारा इलाका है हमारे पास, ये वाला, ये हमारे पास वादी कश्मीर है। ये क्या है बेटा, वादी है कश्मीर वैली जिसे कहते हैं हम। इसके दो हिस्से हैं, एक पाकिस्तानी कश्मीर, एक दूसरा इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीर वैली के दो हिस्से हैं, पाकिस्तानी कश्मीर जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, दूसरा इंडियन कश्मीर जिसे हम इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे कहते हैं। उसके आगे हमारे पास जो एरिया है ये वाला, ये जम्मू का इलाका है, जम्मू। और ये लद्दाख, कौन सा इलाका है, लद्दाख का एरिया, जिसे पाकिस्तान क्लेम करता है कि भाई ये क्या है, पाकिस्तान का हिस्सा है। अब पाकिस्तान का मैप मुकम्मल हुआ है, ठीक हो गया, तक समझ आ गया आपको, बना लिया। अब जरा देख लेते हैं अब हमसाया ममालिक कि ईस्ट में हमारे पास क्या है बेटा। ईस्ट में इंडिया है, आपने सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया का मतलब दिल्ली सरकार, इंडिया का मतलब क्या है, दिल्ली सरकार। हमारे ईस्ट में इंडिया है, हमारे नॉर्थ में यहाँ चाइना है। कौन सा कंट्री है, चाइना है, बीजिंग सरकार, चाइना कैपिटल बीजिंग।
बीजिंग। इंडिया का दिल्ली। पाकिस्तान के वेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ हमारे पास अफगानिस्तान है। क्या है? अफगानिस्तान है। काबुल सरकार। कौन सी सरकार? काबुल सरकार। ठीक हो गया। अगर हम देखें ये वाली साइड तो यहाँ हमारे पास ईरान है। ईरान का कैपिटल क्या है? तेहरान। तेहरान सरकार। तेहरान इधर है, ईरान हमारे पास यहाँ मौजूद है। और हमारे ये साउथ पोल पे क्या है? ये वाले जो साउथ पोल, ये देखिए मतलब साउथ वाली साइड में, पाकिस्तान के साउथ में क्या है? सारा यहाँ समंदर है। क्या है? सारा समंदर है। कौन सा समंदर है जी? सी की बात करें तो कौन सा है? ओशन की बात करें तो कौन सा है? तो सी की बात करें तो हमारे पास है अरेबियन सी, अरेबियन सी। और ओशन की बात करेंगे तो इंडियन ओशन। इंडियन ओशन। ओशन जो होता है ना बेटा, बड़ा समंदर होता है। मतलब दोनों का समंदर ही है, ओशन का भी और सी का भी। ओशन जो होगा बड़ा समंदर, जिसे बहर कहते हैं। बहर, बहर अल काहिल आपने सुना होगा। 5 है ना हमारे पास ओशन। 5 ओशन है हमारे पास। बी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से सार्दर्न, और दूसरे ए से आर्कटिक ओशन। पूरी दुनिया का जो 71% वाटर है उसे हमने तकसीम किया हुआ है 5 ओशन में, जिसे हमने पैसा पैसा ठीक है। पी से पैसिफिक सबसे, इनकी तरतीब भी है, सबसे बड़ा पैसिफिक, दूसरा बड़ा अटलांटिक, तीसरा बड़ा इंडियन, चौथा बड़ा सार्दर्न, पांचवा बड़ा आर्कटिक ओशन। सबसे छोटा कौन सा है इसमें? आर्कटिक ओशन है। स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। फिर सेकंड स्मॉलेस्ट में ये वो कह देगा सार्दर्न ओशन को। लार्जेस्ट पैसिफिक। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिटेल में कराऊंगा आपको। अभी बताया मैंने सिर्फ इंडियन ओशन। तो इंडियन दुनिया का तीसरे नंबर पे, इंडियन दुनिया का तीसरा बड़ा ओशन है बहरे हिंद, जिसे हम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बहरे हिंद। अच्छा, ओशंस को मजीद आगे डिवाइड किया गया किसमें? सीज में। तो सैकड़ों सी मौजूद हैं दुनिया में, लेकिन ओशन कितने हैं? 5 ही हैं। जिस तरह एक मुल्क को डिवाइड कर दिया जाता है आगे सूबों में, फिर आगे डिवीजन में, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स में, फिर उसके बाद तहसीलों में, फिर उसके बाद यूनियन काउंसिल्स में या मौजाजात जो होते हैं। तो यहाँ भी हमने सबसे बड़ा जो पानी की बॉडी थी उसे तकसीम कर दिया 5 ओशन में। उन्होंने कहा जी 5 ओशन हो गए जी भाई, ये उन्हें नाम दे दिए। हर ओशन में फिर आगे सी बना दी है हमने। मेन डिफरेंस क्या है दोनों में, सी में और ओशन में? ओशन जो है वो अपनी लैंड सरफेस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करेगा। ओशन बड़ा समंदर होता है। जो सी है वो शेयर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। वो हिस्सा होगा किसका? किसी न किसी ओशन का। अरेबियन सी इज पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। यहां तक क्लियर है? इसे अरेज कर दूं जी। अब इसमें कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने लिखवाया कि अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के वेस्ट में है, जबकि पेपर में तो ऐसे नहीं होता। गूगल करेंगे तो आपको कहेगा नहीं ये सर ये तो ईरान है। इस सूरत हाल में आपने क्या अपना खुद का डिसीजन करना है। यार मेरा दिमाग क्या कहता है कौन सी डायरेक्शन, मैं खुद अपनी सर्च तो करूँगा। तो आपने क्या करना है? गूगल शरीफ पे जाना है, पाकिस्तान का मैप निकालना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट निकालनी है। आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि वेस्ट में अफगानिस्तान है या ईरान है। जो आपका दिमाग कहे वही आंसर ठीक है। जो आपका
दिमाग कहे हाँ ये बनता है इसके वेस्ट में, वही आपका आंसर ठीक है। मेरे हिसाब से अफगानिस्तान ठीक है। ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के वेस्ट में है। हाँ, वो पता भी क्या करता है, वो कहता है नॉर्थ वेस्ट। वो नॉर्थ वेस्ट का लफ्ज यूज कर लेता है और साउथ वेस्ट का। अगर वो कहे कि नॉर्थ वेस्ट में क्या है, फिर अफगानिस्तान, साउथ वेस्ट में कहे फिर ईरान। अच्छा, एक और एंगल से सवाल पूछ सकता है, मतलब वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लाइज इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ऑप्शन में क्या दे रहा है, देखिए जरा। ऑप्शन में दिया उसने ईरान, ऑप्शन में दिया उसने इंडिया, ऑप्शन में दिया उसने चाइना, ऑप्शन में दिया उसने बांग्लादेश। अब क्या करेंगे, अफगानिस्तान उसने ऑप्शन में ही नहीं दिया। इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप? तो हमेशा क्या करना है आपने, नियरेस्ट जो आंसर है उसे ठीक करना है। अगर एग्जैक्ट आंसर जो आपको याद था उसने पेपर में नहीं दिया, तो आपने नियरेस्ट वन को ठीक करना है। यहां तक समझ आ गई? जी बेटा, डायरेक्शन समझ आ गई आपको? चलें, इसे मैं आगे लेके चलता हूं। अब डायरेक्शन तो हमने निकाल लिया, हम साइम वालक भी हमने देख लिए। अब जरा थोड़ा सा ना इनके बारे में जो कमीशन सवाल पूछ सकता है वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम पाकिस्तान के जो अंदर की चीज़ें हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे। चलें, पहले थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ अपना जो हमारा जो पाकिस्तान है उसका, कि इसमें हमारे पास ये क्या है जी, इस्लामाबाद सरकार हमारा कैपिटल है, इस्लामाबाद सरकार। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी इस्लामाबाद सरकार के बाद इस तरह से बना है। कितने सूबे हैं हमारे पाकिस्तान के? हाँ जी, कितने सूबे हैं, कोई बताएगा मुझे? 4 सूबे हैं हमारे। कितने प्रोविंस हैं? 4। पंजाब, सिंध, हाँ जी बलूचिस्तान और केपी के 4 ही सूबे हैं, 5 नहीं है। 5वां हमारा ये क्या है, जीबी का इलाका है, गिलगित बल्तिस्तान, जो कि ऑटोनोमस प्रोविंस है, सूबा नहीं है बल्कि सूबे के इख्तियारात हैं। इनकी अपनी असेंबली है, इनका अपना क्या है जी, सारे का सारा स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का। इनके इलेक्शन होते हैं, इनका चीफ जस्टिस बैठता है अलग से, इनका गवर्नर है अलग से, इनका सीएम बैठता है, लेकिन सूबा नहीं है। ये सूबे के इख्तियारात हमने जरूर दिए हुए हैं, लेकिन सूबा नहीं है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, चलें, अब आपने थोड़ा सा इनके एरियाज देख लेने हैं और इनकी पॉपुलेशन देख लेनी है। राउंड अबाउट करके याद करनी होती है हमेशा। एग्जैक्ट फिगर याद करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि पंजाब की अगर मैं बात करूं तो चलें हम बलूचिस्तान से शुरू कर लेते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, किसके एतबार से? रकबे के एतबार से। 3,47,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका रकबा है। अगले डिजिट मैंने छोड़ दिए थे, गूगल करेंगे, अगले डिजिट को याद करने की कोशिश करेंगे, ये 3,47,000 भी भूल जाएगा। रकबा कितना है? 3,47,000। अच्छा, टोटल रकबा कितना है पाकिस्तान का? हाँ जी, 881913 किलोमीटर, 8,81,913। मैंने इसे कैसे याद किया था? मैंने किया था स्टार्ट 881888। 25 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों में। इतना एक्सेप्टेबल है, इतना एक्सेप्टेबल है। 881, ये याद रहेगा तो जवाब ऑप्शन में करीब वाला आप से चूज कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, 881913 किलोमीटर स्क्वायर रकबा है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान रकबे के एतबार से दुनिया का कौन से नंबर का कंट्री है?
हाँ जी, 33वें नंबर का कंट्री है दुनिया की रैंकिंग में रकबे के एतबार से। ये पाकिस्तान का रकबा है टोटल। फिर इसमें सूबों के रकबों की बात करेंगे तो बलूचिस्तान का 3,47,000 किलोमीटर स्क्वायर रकबा है। रकबे के एतबार से बलूचिस्तान हमारा सबसे बड़ा सूबा है। ठीक है, उसके बाद पंजाब का 2,05,000 2,05,000 किलोमीटर स्क्वायर पंजाब का रकबा है। दूसरा बड़ा सूबा रकबे के लिहाज से पंजाब है हमारा। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारे पास सिंध है, 1,40,000 किलोमीटर स्क्वायर रकबा है सिंध का। 1,40,000 किलोमीटर स्क्वायर रकबा है किसका? सिंध का, याद रहेगा। तीसरा बड़ा। चौथा बड़ा हमारे पास केपी की है, 1,01,000 किलोमीटर स्क्वायर रकबा। सबसे छोटा सूबा रकबे के एतबार से केपी की 1,01,000। राउंड अबाउट करके की है मैंने बेटा, 1,02,000, 1,40,000, 1,01,000 करना पड़ेगा ऐसे ज्यादा आपको, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास जीबी है 72,971 किलोमीटर स्क्वायर। 72,971 किलोमीटर स्क्वायर रकबा है जीबी का, जो कि सूबा नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तानी कश्मीर है, 13,300 किलोमीटर स्क्वायर रकबा है पाकिस्तानी कश्मीर का। एग्जैक्ट है 13,297 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसे 297 को मैंने 300 कर दिया, राउंड अबाउट कर दिया। ये 13,300 किलोमीटर स्क्वायर रकबा है किसका? पाकिस्तानी कश्मीर का। इस्लामाबाद का कितना है? 906 क्योंकि ये हमारा कैपिटल है इस्लामाबाद, दुनिया के खूबसूरत तरीन जो कैपिटल है उनमें से एक है। बेसिक से बेटा इसलिए शुरू कर रहे हैं कि ये बेसिक्स आपको क्लियर होंगी तो आगे चलेंगे। आगे चल के हम इससे जो है बड़े लेवल पे भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट 0 से मैं कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ समझ आए कि ये सवाल सारे बन सकते हैं आपके। ठीक हो गया। तो राउंड अबाउट करके चीज़ों को याद करना होता है, जो देर तक याद भी रहें और आप उन्हें एग्जाम में रिकॉल करके परफॉर्म भी कर पाएँ। ठीक हो गया। यहाँ तक आपको रकबे का समझ आ गया। और इस्लामाबाद का 906 किलोमीटर स्क्वायर, जीबी का 72,971 और इसका 13,300। ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गई। अरेंज कर दूँ इसे जी। पॉपुलेशन को देख लेते हैं अब जरा थोड़ा सा। पॉपुलेशन को अगर आप देखें तो पॉपुलेशन हमारी तकरीबन कोई 25 करोड़ के करीब है। ये भी राउंड अबाउट करके करनी है आपने याद। 24 करोड़ समथिंग है तो 25 करोड़ कर रहे हैं इसे हम। और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का रैंक दुनिया का 5वां, 5th लार्जेस्ट है दुनिया में रैंकिंग पाकिस्तान की बाय पॉपुलेशन, आबादी के हिसाब से। पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है हमारी? सवाल आया था मेरे पास, चेक करनी है आपने। पहले 2.6 थी, 2.6% थी, हाईएस्ट थी हमारी साउथ एशिया में बढ़ के। हाँ, साउथ एशिया में हाईएस्ट थी हमारी। चेक करनी है। मेरे ख्याल से अब 2% हो गई है शायद, कुछ जो है ना, अब हमने कुछ पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया है। चेक करना है इसे, चेक करके आप इसे जो भी है उसे आप ठीक करके लिख लेना। पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से भी सवाल बन जाता है। ठीक हो गया। अभी तो हमारी टोटल आबादी है 25 करोड़। सूबों के एतबार से वो पूछ लेता है सबसे बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से, दूसरा, तीसरा, चौथा कितनी आबादी है ये भी पूछ लेगा वहाँ से। तो सबसे बड़ा सूबा हमारे पास आबादी के एतबार से हाजी कौन सा है? हाजी पंजाब है। पंजाब है, कितनी आबादी है? 12.7 करोड़। इसे आप 13 करोड़ भी कर सकते हैं, 13.25 करोड़ भी कह सकते हैं, 12.5 करोड़ भी याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है हमारा। दूसरे नंबर पे हमारे पास सिंध है। दूसरे नंबर पे हमारे पास सिंध है
और सिंध की आबादी तकरीबन 5.5 करोड़ के करीब करीब है। 5.5 करोड़, 5.5 करोड़ के करीब करीब है, याद रहेगा। तीसरा बड़ा सूबा हमारा केपी की है आबादी के लिहाज से, और इसकी आबादी तकरीबन 4 करोड़ के करीब करीब है। और आखिरी सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड जो हमारा प्रोविंस है वो बलूचिस्तान है। इसकी आबादी 1.5 करोड़ के करीब करीब है। ये डिजिट याद रखें। थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस के चक्कर में मेन डिजिट नहीं बोलना आपने। मेन डिजिट क्या है वो ये मैंने आपको मेन डिजिट ही लिखवाए हैं, ये कर लें याद। थोड़ा बहुत माइनर सा फर्क होगा तो ऑप्शन को देख के वहीं आपने डिसीजन कर लेना है, ठीक है। जीबी की आबादी तकरीबन कोई 15 लाख है, 1.5 मिलियन पीपल हैं जीबी में, जबकि कश्मीर में कोई 40 लाख लोग रहते हैं, पाकिस्तानी कश्मीर में। इस्लामाबाद में तकरीबन 24 लाख, इस्लामाबाद में तकरीबन 24 लाख लोग रहते हैं, जीबी में तकरीबन 15 लाख, 15 से 20 लाख बताए जाते हैं, और पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर तकरीबन कोई 40 लाख लोग रहते हैं। ये आबादी के एतबार से थोड़ा सा आपको बताना मकसद था। यहाँ तक समझ आ गई? थोड़ा थोड़ा इसे अंदरूनी जो हमारी इंटरनल चीज़ें हैं ये आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते रहेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। मेन टॉपिक हमारा है आज बॉर्डर्स। पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं उनके हवाले से कमीशन कौन कौन से सवाल किस तरह से पूछ सकता है वो ज़रा हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, थक तो नहीं गए? बताएं। चलें, असल में ऑनलाइन क्लास में ना आप लोग मेरे सामने नहीं बैठे होते, मेरे सामने बैठे होते तो फिर आपको इंटरेक्शन कुछ और होता, तो आपके सवाल नहीं ले पाता मैं, एंड पे देखेंगे। चलें, डिस्कस कर रहे थे हम बॉर्डर्स को कि पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं उनके हवाले से कमीशन कौन कौन से सवाल किस तरह से पूछ सकता है। मैं यहीं से शुरू करता हूँ, साउथ से। ये देखें, पाकिस्तान का साउथ वाला पोर्शन है, यहाँ हमारे पास क्या है, समंदर लगता है। क्या लगता है हमें? यहाँ समंदर लगता है। जो समंदर लगता है किसी भी मुल्क को तो उसे हम लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं कहते। जिसे समंदर नहीं लगता उसे कहते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। पूरी दुनिया में 44 है, ठीक है, वो अलग पढ़ेंगे हम। तो हमारी कास्ट लाइन है, हमारी समुद्री हदूद है, इसका मतलब पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, समुद्री हदूद है, तो समंदर पे हमारी बंदरगाहें भी होंगी, फिर कि नहीं होंगी? तो जो समुद्री हदूद होती है किसी भी मुल्क की उसे क्या कहेंगे हम? कोस्ट लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम? कोस्ट लाइन कहेंगे। कितनी है हमारी कोस्ट लाइन? हाँ जी, 1058 किलोमीटर करंट कोस्ट लाइन है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है नया डेटा उसके मुताबिक। पुराने डेटा के मुताबिक 1046 किलोमीटर थी और अब कितनी है? 1058 किलोमीटर। ये वाला डेटा ठीक करना है। हाँ, ये ऑप्शन में ही नहीं है 1058, फिर आप 1040 को भी ठीक कर सकते हैं। उस वक्त ठीक करेंगे 1040 को जब ये ऑप्शन में ही ना हो, दोनों ऑप्शन में हो फिर भी आप 1058 को ठीक करेंगे। ये ऑप्शन में देने का मकसद ही यही है उसका कि वो अपडेटेड है आपसे पहले पेपर बनाने वाला। अगर ये उसने ऑप्शन में नहीं दी उसका मतलब उसने कैसे सवाल कॉपी किया है, उठा के डाल दिया है। मोस्टली वैसे हमारे मुल्क के अंदर चल कॉपी पेस्ट ही रहा है, कोई सर्च नहीं करते, उस वेबसाइट से उठाया, इस वेबसाइट से उठाया। इंडियंस को ज़्यादा फॉलो करते हैं यहाँ, ठीक है। अगर कोई सही पेपर बनाए तो वो फिर पता चलता है हाँ जी पेपर बना है। खैर जी, कोस्ट लाइन आपको समझ आ गई। समुद्री हदूद पाकिस्तान के साउथ में कौन सा सी है? अरेबियन सी के साथ हमारी कोस्ट लाइन है, इंडियन ओशन के साथ हमारी कोस्ट लाइन है। अब इस कोस्ट लाइन के अंदर ना 2-3, नंबर 1 है हमारे पास,
टेरिटोरियल सी, नंबर 1, नंबर 2 EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और तीसरी है हमारे पास कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ कितनी है? हाँ जी, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ तीन टर्म को यूज किया जाएगा यहाँ पे। टेरिटोरियल सी जो है, इसकी जो लेंथ है वो पूछी जाएगी आपसे 12 न्यूट्रिकल मील। हाँ जी, एक न्यूट्रिकल मील जो होता है वो बराबर होता है 1.85 किलोमीटर के। पूछा है उसने पेपर में कि एक न्यूट्रिकल मील किसके बराबर होता है कि 8.5 किलोमीटर के बराबर। सिंपल एक मील किसके बराबर होता है? एक जो सिंपल मील होता है किसके बराबर होता है? 1.609। आपसे ज्यादा कौन जानता है? आपने रनिंग करनी है 1 मील, आपको तो ये डिजिट याद होगा, 1.609 किलोमीटर। न्यूट्रिकल मील जो होता है ये बड़ा होता है। एक न्यूट्रिकल NUTIC या न्यूट्रिकल मील ये बड़ा होता है एक सिंपल मील से 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। लगता ऐसे ही है, वैसे जब आप रनिंग करने जाएंगे ना आपको लगेगा कि यार ये इन्होंने ये वाला मील नहीं बल्कि ये वाला मील जो है ना जी हमसे रनिंग करवा रहे हैं। ये इतना बड़ा ट्रैक दिखेगा दूर तक, ठीक है, लेकिन वो यही होता है, एक मील यही हो, उसमें वो 2 नंबर नहीं कर सकते। ठीक, ऑफिसर से जाके ये सारी डिमार्केशन करवाते हैं, तो ऑफिसर कोशिश करते हैं डंडे नहीं मारते, किसी के साथ जाती नहीं होने देते, स्पेशली जब बच्चे आ रहे होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, एक मील आपको समझ, न्यूट्रिकल मील समझ आ गया आपको। अब इसका वो पूछ लेगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ या टेरिटोरियल सी इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के दरमियान में डिफरेंस क्या है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ के दरमियान में। देखिए ये कितना है 12 न्यूट्रिकल मील, ये कितना है 200 न्यूट्रिकल मील, और ये कितना है 350 न्यूट्रिकल मील। एक तो इनकी रेंज याद रखनी है, रेंज ही पूछेगा एमसीक्यूज टाइप पेपर में, इनकी रेंज ये वाली डिस्टेंस ये वाला पूछेगा आपसे। ये पूछे हुए हैं, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, ये नहीं पूछा अभी तक, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। इन तीनों में डिफरेंस क्या है देखें जरा। समंदर के साथ साथ का एरिया, मिसाल के तौर पर ये वाला 12 न्यूट्रिकल मील तक ये वाला जो एरिया है, कहाँ से? सी बेड से। ये सी बेड है, ये क्या है? सी बेड है। ये वाला लैंड जो है हमारे मुल्क की, ये वहां से आगे कितना 12 न्यूट्रिकल मील आपने अंदर जाना है। कितना? 12 न्यूट्रिकल मील आपने अंदर की तरफ जाना है। ये वाला कितना? 12। ठीक है, ये क्या है हमारा टेरिटोरियल सी है। इसके ऊपर हमारे जो हकूक हैं, जो राइट्स हैं, वो सेम वैसे ही हैं जैसा कि हमारी ज़मीन के ऊपर है। इंडिया यहाँ से अपना सामान अफगानिस्तान लेके जाना चाहता है, पाकिस्तान की सरजमीन से गुजर के यहाँ तक, तो वो पाकिस्तान से क्या लेगा? परमिशन लेगा। ऐसे नहीं मुंह उठा के चला जाएगा। पाकिस्तान परमिशन क्यों देगा? क्यों देगा परमिशन? बदले में हमें पैसे देगा वो, तब हम उसे यहाँ से गुजरने देंगे। सेम ऐसे ही पाकिस्तान के लिए। तो यहाँ से कोई जहाज ऊपर से गुजर रहा है तो हमारी एयर स्पेस है, हमारी परमिशन के बगैर नहीं गुजर सकता। जिन मुल्कों के साथ हमारे मुआहदे हैं उन्हीं के जहाज गुजर सकते हैं। हमारी ज़मीन के ऊपर से कोई तेल निकल आया, कोई गैस निकल आई, कोई मिनरल रिसोर्सेज निकल आए, वो किसकी प्रॉपर्टी? पाकिस्तान की प्रॉपर्टी। यहाँ कोई जानवर रहते हैं, वो प्रॉपर्टी किसकी? पाकिस्तान की। इंडिया वाले उसे नहीं पकड़ के ले जा सकते, तो हमारा है। तो लिविंग एनिमल, नॉन लिविंग एनिमल,
ठीक है, सारी जो है ना जी, मतलब जो ज़मीन के ऊपर हमारे पास हकूक है वो यहाँ होंगे। सेम वैसे किसमें, टेरिटोरियल सी में। कोई यहाँ से जहाज़ ऊपर से उड़ा के नहीं लेके जा सकता, कोई समंदर में से जहाज़ नहीं घुसा के नहीं जा सकता, जाएगा हमारी परमिशन से, हमें पैसे देंगे। ठीक है, हर चीज़ और हवाले से यहाँ हमारा कंट्रोल होगा। कितना है हमारा, 12 नॉटिकल मील है। उसके बाद फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शुरू हो जाएगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है बेसिकली जो है, ये भी मेन लैंड से इसे काउंट करेंगे हम। कहाँ से, मेन लैंड से। ऐसे ये मेन लैंड से 200 नॉटिकल मील तक आप क्या लें, इसका डिस्टेंस वहीं से कवर करेंगे। लेकिन ये वाला जो एरिया है नेक्स्ट, ये वाला, इसके अंदर हमारे पास इख्तियारात होता है सिर्फ लिविंग और नॉन लिविंग जो रिसोर्सेज हैं वो हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से ले सकते हैं। मतलब यहाँ कोई मछलियाँ पकड़नी है तो पकड़ सकते हैं। यहाँ से कोई गैस निकल आया है, तेल निकल आया है, कोई और मिनरल्स हैं, वो भी हमारे, कोई और मुल्क नहीं लेके जा सकता। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जो रिसोर्सेज हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे। उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये भी मेन लैंड से ही शुरू होगा। कहाँ तक जाएगा ये, 300 नॉटिकल मील तक, 350, ये वाला जो है। इसके अंदर से सिर्फ हम नॉन लिविंग जो मिनरल्स हैं वो निकाल सकते हैं, लिविंग नहीं निकाल सकते। मछलियाँ नहीं पकड़ सकते हैं, मछलियाँ या बाकी झींगा या कोई भी चीज़ है। अब आपको समझ आई बात कि नहीं आई? टेरिटोरियल सी इज सेम लाइक लैंड। जिस तरह ज़मीन के ऊपर हमारे हकूक हैं, वैसे ही टेरिटोरियल सी के ऊपर हमारे हकूक हैं। कितने हैं उसका डिस्टेंस, हमारे लैंड से 12 नॉटिकल मील तक। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्या डिफरेंस है? एक तो इनकी रेंज 200 नॉटिकल मील और 350 नॉटिकल मील। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर लिविंग नॉन लिविंग दोनों रिसोर्सेज हम यूज कर सकते हैं, हमारे यहाँ कोई और मुल्क नहीं आ सकता। जबकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर क्या होता है, सिर्फ हम जो नॉन लिविंग जो उसमें मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, सिर्फ वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लिविंग नहीं ले सकते। उसके बाद फिर इंटरनेशनल वाटर शुरू हो जाएगा। फिर जिसका दिल करता है जहाज भी गुजारे, मछलियाँ भी पकड़े और कुछ भी करता है। फिर इंटरनेशनल लॉ जो है उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट हो गए। पाकिस्तान के जो लॉ है वो लॉ ऑफ द लैंड, वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। थोड़ा सा डिफरेंस समझ आया कि नहीं आया, मुझे ये बताएं। जी बेटा, अभी तक समझ आ गई कि नहीं आई? चलिए इसे मैं रेज करता हूँ, आगे चलते हैं। चलिए थोड़ा सा मैंने बताया, अब यहाँ पे हमारे वो पोर्ट्स रह गई कुछ, और यहाँ पे वो जो आइलैंड्स हैं वो रह गए। चले वो कल ऐड कर लेंगे। हम जो मेन टॉपिक है हमारा बॉर्डर्स के हवाले से वो कवर कर लेते हैं आज। ठीक है, ये देखिए हमारे पास कौन सा मुल्क है, ईरान है। आजकल आपको पता है ईरान की और अमेरिका की जंग चल रही है, इसराइल भी बीच में है, यूएई भी अब खुल के सामने आ गया हुआ है। ठीक है, तो ईरान के साथ हमारा बॉर्डर है, ईरान के साथ हमारा बॉर्डर है। ये देखें ये वाला बॉर्डर है, ईरान के साथ हमारा ये वाला बॉर्डर है। इस बॉर्डर का नाम क्या है, पहले तो आप ये याद रखेंगे। इस बॉर्डर का नाम है गोल्ड मिड लाइन। क्या है इस बॉर्डर का नाम? गोल्ड मिड लाइन इज बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान में जो बॉर्डर है उसे क्या कहेंगे हम? गोल्ड मिड लाइन कहेंगे। गोल्ड मिड लाइन कहेंगे। इसकी लेंथ पूछ लेता है वो, 909 किलोमीटर है। कितनी? 909 किलोमीटर। बॉर्डर सेटलमेंट कौन से ईयर में हुई वो पूछेगा। 1959 के अंदर बॉर्डर सेटलमेंट हुई।
पाकिस्तान में अयूब खान बैठा हुआ था और ईरान में रज़ा शाह पहलवी। रज़ा शाह पहलवी बैठा हुआ था ईरान में और पाकिस्तान में अयूब खान था। ये हमारी बॉर्डर सेटलमेंट हुई पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में कब? 1959 के अंदर। कितनी बॉर्डर लेंथ है हमारी? 909 किलोमीटर। इधर बलूचिस्तान, इधर सिस्तान। कौन सा? सिस्तान। यहाँ जोहदान का इलाका भी है, जोहदान का एरिया भी है यहाँ पे हमारे पास, जोहदान का। ठीक है, जोहदान। सुबह उनका वैसे सिस्तान है, सिस्तान। बलूचिस्तान पूछ लेगा ईरान जो है पाकिस्तान के कौन से सूबे के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो आप बता सकते हैं अफगानिस्तान के साथ करता है या केपीके के साथ करता है या बलूचिस्तान के साथ करता है, ईरान या सिंध के साथ करता है। बलूचिस्तान सिर्फ हमारा वो वाहिद सूबा है जिसका एक ताल्लुक है, कनेक्शन है किसके साथ? ईरान के साथ। यहाँ भी वैसे उनका बलूचिस्तान का एरिया है, यहाँ भी बलूचिस्तान का एरिया है जी, ईरान वाली साइड पे भी कुछ। वो जो BLA वाले हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी वाले या BLF वाले, वो कहते हैं कि यहाँ में एक आज़ाद मुल्क बनाएंगे जिसका नाम बलूचिस्तान होगा। मतलब यहाँ से भी, ईरान से भी बलूचिस्तान का हिस्सा और ये भी बलूचिस्तान का हिस्सा, इस सारे को मिला के यहाँ एक मुल्क बनाएंगे। BLA और BLF राह है इनके पीछे, इंडियन जो सारी फंडिंग वही कर रही है। उसमें बलोचों के मसाइल हैं, कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है, उनके साथ ज्यादती भी हुई होगी। ठीक है, बहुत सारी जगहों पे हमारे स्टेट ने अच्छा मतलब है कि रिस्पांस कह लें या अच्छा बिहेव नहीं किया। लोगों के साथ ज्यादती होती है हर जगह, कहीं ज़्यादा हो जाती है, कहीं थोड़ी हो जाती है। किसी के साथ ज़्यादा हो गई, किसी के साथ कम हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि हथियार उठा लें और जो है ना जी, और वो भी दुश्मनों के साथ मिलके अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। रियासत हमेशा सुपीरियर होती है और कोई बंदा भी रियासत से सुपीरियर नहीं होता, रियासत सुपीरियर होती है। कोई बंदे का मतलब कोई बंदा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, रियासत के सामने उसे सर तस्लीम खम करना होगा। रियासत का मतलब पाकिस्तान है, रियासत का मतलब कोई एक बंदा नहीं है। ठीक है, खैर जी, तो ये BLA और BLF का इसलिए थोड़ा सा जिक्र कर दिया कि इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। बलूचिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है उसकी जिम्मेदारी कौन कबूल करती है? BLA। मजीद ब्रिगेड है इनकी, और भी बहुत सारी ब्रिगेड है। या BLF बलोच लिबरेशन फ्रंट, या BLA बलोच लिबरेशन आर्मी, ये जिम्मेदारी कबूल करेंगे बलूचिस्तान में जो भी दहशतगर्दी होगी। आउटलेट जो है हमारा आने जाने का जो रास्ता है बलूचिस्तान का और मतलब पाकिस्तान का और ईरान का, वो ज़हदान और तफ्तान, ये तफ्तान बॉर्डर का सुना होगा आपने, तफ्तान, और ये ज़हदान। ज़हदान जो है ये ईरान की तरफ है और पाकिस्तान में कौन सा इलाका है? तफ्तान। तफ्तान बॉर्डर का सुना होगा आपने। तो यहाँ से हमारी तिजारत होती है सारी, ऑफिशियल अनऑफिशियल किसके साथ? ईरान के साथ, जो थोड़ी बहुत होती है। कहाँ से? तफ्तान बॉर्डर से। कौन सा बॉर्डर है ये? तफ्तान बॉर्डर है, तफ्तान। याद रहेगा कि भूल जाएगा? जी बेटा, हाँ जी बताइएगा। यहाँ तक कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरेस्ट कर दूं? चले आगे चलते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, ये वाला एरिया हमारे पास सारे का सारा। यहाँ कौन सा मुल्क लगता है हमें? ये अफगानिस्तान लगता है बेटा। कौन सा लगता है? अफगानिस्तान लगेगा हमें यहाँ वेस्ट में। आपने सुना होगा अक्सर ना,
न्यूज़ में सुना होगा आपने कि पाकिस्तान में वेस्टर्न बॉर्डर से दहशतगर्दी हो रही है, मगरबी बॉर्डर से। तो मगरबी बॉर्डर का मतलब अफगानिस्तान है। यहाँ से हमारे पर अटैक होते हैं, हमले होते हैं। केपीके के अंदर कौन करता है? टीटीपी वाले करते हैं। कौन करते हैं? टीटीपी। 2007 में बनी थी ये, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो केपीके में जितने भी अटैक होंगे उनकी जिम्मेदारी टीटीपी कबूल करती है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अफगानिस्तान में यहाँ बैठ के ऑपरेट करती हैं, यहाँ टैक्स करते हैं, मासूम लोगों को मारते हैं। इनके पीछे भी कौन है? रा है। रा है इनके पीछे। कौन है? रा। इंडियन एजेंसीज फंडिंग देती है, इन्हें ट्रेनिंग देती है पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए। तो हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर कौन से मुल्क के साथ है? ये सवाल बनेगा। लार्जेस्ट बॉर्डर पाकिस्तान का किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। क्या नाम है बॉर्डर का? डूरंट। डूरंट लाइन। क्या नाम है? डूरंट। 1893 के अंदर ये लाइन खींची गई थी। किंग अब्दुर्रहमान ये बादशाह था किसका? अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का बादशाह कौन था? अब्दुर्रहमान था। और अंग्रेजों की तरफ से ये सारा इलाका उसके पास था, उस वक्त अंग्रेज सरकार के पास था। तो अंग्रेज सरकार की तरफ से कौन था? डूरंट था। उस बंदे का नाम ही डूरंट था। क्या नाम था जी? डूरंट उस बंदे का नाम था। उसी के नाम पे है ये डूरंट लाइन। कब की बात है? साल याद रखिएगा, 1893। कितनी लेंथ है इसकी? 2640 किलोमीटर करंट डेटा के मुताबिक। कितनी? 2640 किलोमीटर लेंथ है इस बॉर्डर की। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर है किसी भी मुल्क के साथ। अब आप गूगल करेंगे, गूगल आपको बताएगा इंडिया के साथ हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर है। करें जरा, आपको कहेगा जी इंडिया के साथ हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर है, उसकी लेंथ कितनी है? 3300 किलोमीटर बताएगा आपको। हाँ जी, ऐसे ही है कि नहीं है? बताए मुझे, ऐसे है कि नहीं है? तो गूगल शरीफ भी कभी कभी चक्कर देता है, परेशान नहीं होना। फिलहाल आप ये याद करें, मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब इंडिया के बारे में पढ़ेंगे ना तब बता दूंगा कि उसे क्यों नहीं कहा हमने, इसे क्यों कहा। अभी आप ये लिखेंगे सबसे बड़ा बॉर्डर हमारा कौन से मुल्क के साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। अच्छा, अफगानिस्तान का भी सबसे बड़ा बॉर्डर अगर किसी बाहर वाले मुल्क के साथ है तो वो पाकिस्तान के साथ है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास देखें इस तरह से बना है, इस तरह से हमारे पास यहाँ एक तंग पट्टी सी बनती है जी। ले बनाए जरा, इस तरह से एक तंग पट्टी सी बनेगी हमारे पास। ऐसे बना लें, इसे कहते हैं वाखान की पट्टी, वाखान कॉरिडोर, वाखान कॉरिडोर, वाखान की पट्टी, वाखान कॉरिडोर, वाखान की पट्टी। वाखान की पट्टी, वाखान कॉरिडोर, वाखान की पट्टी। वाखान कॉरिडोर जो है, इसके ऊपर अगर देखिए हम तो यहाँ जो मुल्क है वो ताजिकिस्तान है। कौन सा मुल्क बनता है यहाँ हमारे पास? वाखान के ऊपर ताजिकिस्तान, सेंट्रल एशिया का मुल्क है ताजिकिस्तान, ये बनता है। तो वाखान कॉरिडोर का पूछेगा वो किसका हिस्सा है, पार्ट ऑफ, कौन से मुल्क का हिस्सा है? देखिए जरा, वाखान कॉरिडोर इज पार्ट ऑफ विच कंट्री? अफगानिस्तान। तो वाखान कॉरिडोर किसका हिस्सा है? अफगानिस्तान का हिस्सा है। लेकिन बाज़ दफ़ा कहता है वाखान कॉरिडोर सेपरेट विच टू कंट्रीज, तो वो ऊपर ताजिकिस्तान है, नीचे पाकिस्तान है, दरमियान में वाखान पट्टी। तो वाखान कॉरिडोर सेपरेट करता है ताजिकिस्तान को किससे? पाकिस्तान से।
या पाकिस्तान को किससे? ताजिकिस्तान से। अच्छा, एक सवाल और भी बना हुआ था। सवाल इस तरह से बनाया कि अफगानिस्तान जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? चाइना के साथ। थ्रू कहाँ से करता है, किसके जरिए करता है? वो भी वखान कॉरिडोर। देखेंगे ये चाइना है सारा, ये कौन सा मुल्क है ऊपर की तरफ? ये चाइना है सारा। ये कौन सा मुल्क है? ये चाइना है। तो चाइना के साथ यहाँ इसका बॉर्डर शेयर होता है अफगानिस्तान का, थोड़ा सा लगता है यहाँ से। तो यहाँ से चाइना घुसा हुआ है किसमें? अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में क्या लेके घुसा हुआ है? बलडोजर। अमेरिका की और चाइना की आइडियोलॉजी को अगर आप थोड़ा सा देखें ना तो समझ आएगी आपको कि अमेरिका क्या करता है? टैंक लेके घुस जाता है, बर्बाद कर दो सारा। चाइना क्या करता है? चाइना क्या करता है? बुलडोजर लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? बुलडोजर। आओ जी सड़कें बनाते हैं, आ जाओ जी कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो चाइना की और अमेरिका की आइडियोलॉजी में मेन डिफरेंस ये है। कंस्ट्रक्शन के बहाने घुसेगा चाइना से। चलो जी आपके इलाके में जो है ना जी, यहाँ सड़कें नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, हम आपको बना के देते हैं, सस्ते बना के देंगे हम आपको। ठीक है, फिर वो मिनरल्स की डील हो जाएंगी और सारे मामलात उछल पड़ेंगे इस तरह से। तो चाइना यहीं से घुसा हुआ अफगानिस्तान में। ठीक हो गया जी। तो वखान की पट्टी समझ आ गई। वखान की पट्टी की लेंथ पूछ लेता है, तकरीबन कोई 264 किलोमीटर तकरीबन इसकी बनती है लेंथ। और इसकी जो चौड़ाई है वो 16 से 60 किलोमीटर के दरमियान में है इसकी। अगर विड्थ देखें, चौड़ाई कम से कम, सोचें कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है। 16 से 60-65 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। उसकी जो लेंथ है तकरीबन को 200 राउंड अबाउट करके 250 किलोमीटर कर लें। चलें 250 है 364 फिर 350 कर ले राउंड अबाउट, 350 किलोमीटर कर रहे हैं। इतनी इसकी लेंथ है। 350 किलोमीटर कर लें इसकी लेंथ, और 16 से 64 किलोमीटर इसकी चौड़ाई कर लें, राउंड अबाउट करके इतनी बनती है इसकी। ठीक है, तो अगर मैं ये कहा कि हम यहाँ से सिर्फ 16 किलोमीटर का एरिया कब्जा कर लें तो हमारा डायरेक्टली ताल्लुक सेंट्रल एशिया के साथ, ताजिकिस्तान के साथ बन सकता है। ठीक है ना, करें कब्जा, मुआहदा कर लें ईरान के इसके अफगानिस्तान के साथ कि यार ये जो एरिया सारा हमें लीज पे दे दो, हम इसे डेवलप करते हैं। यहाँ से सड़क निकालें, फौरन पहुंच जाए कहाँ? सेंट्रल एशिया। एक और मुल्क के साथ बॉर्डर शेयर हो जाएगा। अफगानी है, वो कैसे देंगे? वो देंगे नहीं। इंडिया को दे देंगे, वो पाकिस्तान को नहीं देंगे। इंडिया को फायदा कोई नहीं है लेने का, क्योंकि इधर पाकिस्तान बैठा हुआ है। इंडिया आज मांगे आज दे देंगे, जबकि ये ताल्लुक उनका हमारे साथ होना चाहिए था, जो कि नहीं हो सका। ट्रस्ट डेफिसिट है। ठीक है, इसे मैं रेस करता हूँ, आगे चलते हैं। चलें जी, दूसरे अल्फाज में क्या लेंगे? अगर हम लेना भी चाहें तो इंडिया नहीं देने देगा हमें। ठीक है, चलें जी। ये जी हमारा क्या है, नॉर्थ में चाइना है, चाइना के साथ भी हमारा बॉर्डर लगता है। देखें जरा, ये वाला लगता है यहाँ से। नॉर्थ में पाकिस्तान के चाइना है, और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में जो बॉर्डर है उसका नाम तो कोई ऐसा नहीं है, पाकिस्तान और चाइना कोई ऐसा नाम नहीं है, लेकिन बॉर्डर के हवाले से सवाल बनेंगे। तो बॉर्डर सेटलमेंट कब हुई? 1963 में। ठीक है, पाकिस्तान में कौन बैठा हुआ था? अयूब खान साहब बैठा हुआ था उस वक्त। तो ये पाकिस्तान का सबसे छोटा बॉर्डर है, स्मॉलेस्ट बॉर्डर। स्मॉलेस्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर कितनी लेंथ है? 599 किलोमीटर कह लें इसे, या एक जगह पे 595 किलोमीटर या 591, 595, 593, 591, 599, कोई भी इनमें से फिगर वो दे सकता है आपको।
600 किलोमीटर की भी कह सकता है, 1 किलोमीटर का डिफरेंस है, इतना फर्क होता है बेटा। तो 595 उसने अक्सर पेपर में दिया है या 599 उसने दिया हुआ है। ये लेंथ है पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर की। सबसे छोटा बॉर्डर हमारा चाइना के साथ, सबसे बड़ा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, कब हुई बॉर्डर सेटलमेंट? 1963 में। असल में हुआ क्या था देखिए, हुआ ये था कि इंडिया की और चाइना की जंग हो गई थी 1962 में, 1962 में। 1962 में चाइना ने अटैक कर दिया था या कुछ एरियाज के ऊपर इंडिया के। ठीक है, इंडिया की और चाइना की जंग हो गई, चाइनीज ने धोया खूब इंडियंस को, तबीयत साफ कर दी, इंडिया जंग हार गया। इंडिया जंग हार गया था। उस वक्त हमारे भी कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे चाइना के साथ, चाइना के साथ उस वक्त हमारे भी कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। अच्छा, उस वक्त चाइना ने हमें ऑफर कराई थी पाकिस्तान को कि यार मैं इधर से मार रहा हूँ इंडिया को, तुम इधर से मारो और अपना कश्मीर ले लो। हमारे मुल्क में कौन बैठा था? अयूब खान, पिट्ठू अमेरिका का डिक्टेटर था। उसे अमेरिका के साथ कैंप में थे ना उस वक्त, कोल्ड वॉर। अमेरिका ने कहा अभी आप हमला ना करो, मैं आपको कश्मीर ले दूंगा। लॉलीपॉप दे दिया इंडिया के कहने में। हमने अटैक नहीं किया, आज तक कश्मीर वही खड़ा है। वो सबसे आइडियल टाइम था कश्मीर लेने का, सबसे आइडियल टाइम था। जब आप स्पेस छोड़ते हैं तो कोई और फिल करता है, हमने नहीं लिया। खैर, अब चाइना ने देखा कि वो तो जंग मैंने जीत ली, जो एरियाज मुझे चाहिए थे मैंने ले लिए। अब उसने पाकिस्तान की तरफ रुख किया, उसने पाकिस्तान की तरफ रुख किया। यहाँ क्या एरिया है? सक्षम का, सक्षम वैली, SHAKM, सक्षम, सम वैली, सक्षम वैली छोटी सी वैली है। और उसके साथ यहाँ आपको पता नीचे GB के अंदर K2 मौजूद है। अब चाइना कहता था कि ये सारा मेरा है, K2 तक सकरदू तक वो कहता था मेरा है। पाकिस्तान उसने कहा खाली करो इधर है। जब वो फ्री हुआ जंग से, उसने कहा कि इधर भी मेरा कुछ क्लेम है कुछ एरिया के ऊपर, वो सारा खाली करो। अयूब खान साहब ने कहा यार ये तो इंडिया को पीट के आ रहे हैं, अभी इंडिया इनके सामने नहीं टिक सका इतनी बड़ी फौज के साथ, तो हमारे साथ क्या करेगा ये चाइना। उसने मिन्नत समझत की, चाइना को कहा कि जी हम दोनों भाई भाई हैं, हम मिलजुल के मसले को हल कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा आप हमारे साथ बार्गेनिंग करो, कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी पे जो है ना जी, क्यों लड़ना, क्या जरूरत है लड़ने की, हम मसले को हल कर लेते हैं। चाइनीज बार्गेनिंग में वैसे भी आपको तगड़े। हाँ जी, क्या डिमांड है उनका? जी K2 तक हमारा है। चाइना ने कहा, पाकिस्तान ने कहा यार K2 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हमारे पास रहने दे कि तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारे पास, ये हमारे पास रहने दे, इस क्लेम से आप पीछे हट जाएं। जबकि सक्षम वैली जो है, सक्षम वैली ये वाली, ये चले हम आपको दे देते हैं। चाइना ने कहा ठीक है। चाइना ने K2 और बाकी एरियाज के ऊपर जो क्लेम था उसका, उससे वो पीछे हट गया, और सक्षम वैली जो थी हमने वो चाइना को दे दी। आज भी वो चाइना के पास है। इंडिया ने बड़ा बवेला किया था इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान कैसे दे सकता है चाइना को, क्योंकि जी भी ये सारा क्या है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वन साइडेड पाकिस्तान ने कैसे दे दिया चाइना को। आज भी वो इसके ऊपर अपनी आवाज उठाते हैं। बात समझ आ गई आपको थोड़ा सा? तो इस तरह से ये सेटलमेंट हो गई थी, फिर ना मामला हमारे क्लोज हो गया था चाइना के साथ, और ये अच्छा हो गया था। हम हर तरफ सबके साथ लड़ नहीं सकते। वाजपेयी ने मेरे ख्याल से कहा था कि दोस्त बदले जा सकते हैं, हमसाये नहीं बदले जा सकते। अब हम अगर चाहेंगे यार ये इंडिया हमारा अच्छा हमसाया नहीं है और वक्त तंग करता है, चलो पाकिस्तान को उठाए कहीं और ले जाते हैं, यूरोप में ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते। तो हमसाये नहीं बदले जा सकते, दोस्त बदले जा सकते हैं। तो हम अच्छे हमसाये मिलना भी नेमत होती है। चाइना के साथ तब से हमारे ताल्लुकात अच्छे हुए, अब तो बहुत अच्छे हैं। आपको पता ही है चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए क्या कुछ है।
इधर भी चाइना इंडिया बैठा है हमें तंग कर रहा है, इधर भी इंडिया बैठा हुआ तंग कर रहा है। ईरान बचा हुआ था, इधर से भी अब डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगी इसराइल की। ठीक है, तो ये मामला तो कुछ इस तरह से चल रहे थे। रेस कर दूं, आगे चलूं, बताएं जरा मुझे, दूसरी साइड हम डिस्कस कर लेते हैं। स्पीड तेज तो नहीं है मेरी? हाँ जी बताएं जरा। जी बेटा स्पीड तेज तो नहीं है? चलें, इसमें अगर आप ऐड करना चाहें तो एक एक पॉइंट और ऐड कर लें इन सारे डायरेक्शन के हवाले से, कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में सारी तजारत कहाँ से होती है? खैबर पास से, जिसे तोरखम बॉर्डर भी कहते हैं। अक्सर आप देखते हैं तोरखम बॉर्डर बंद हो गया, तोरखम बॉर्डर खुल गया। काबुल और पेशावर के दरमियान में, काबुल और पेशावर के दरमियान में खैबर पास है, जिसे तोरखम बॉर्डर भी कहते हैं। हमारी जो लीगली सारी तजारत है अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की खैबर पास से, तोरखम बॉर्डर से होती है। चाइना के साथ हमारी सारी तजारत खंजराब पास से होती है। यहाँ खंजराब पास मौजूद है, हमारे गिलगित को मिलाता है किसके साथ? काशगर के साथ। चाइना का कौन सा सिटी है? काशगर। कौन सा है? काशगर है। और गिलगित है। सारे हमारी जो लीगली ट्रेड है सारी, सी पैक भी ऐसे आ रहा है, काशगर से आएगा ऐसे गवादर तक है। हम गवादर है, डिस्कस करेंगे गवादर को कल इंशाल्लाह। आगे चलें, चलें। अब हमारा ये जरा इंडिया वाली साइड को देखते हैं। हम जरा इंडिया वाली साइड देखते हैं, ईस्ट वाली साइड देखते हैं। तो इंडिया के साथ जो हमारे बॉर्डर हैं बेटा वो 4 हैं। इंडिया के साथ हमारे कितने बॉर्डर हैं? 4 बॉर्डर हैं। नंबर 1 लिखें। नंबर 1 है हमारे पास रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। नंबर 2 है हमारे पास LOC। और नंबर 3 है हमारे पास वर्किंग बाउंड्री। वर्किंग बाउंड्री। और नंबर 4 है हमारे पास 24 पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन? 24 पैरेलल लाइन, 24 पैरेलल लाइन। 4 बॉर्डर है हमारे इंडिया के साथ। कितने बॉर्डर हैं? 4। रेड क्लिफ लाइन, LOC, वर्किंग बाउंड्री और 24 पैरेलल लाइन। रेड क्लिफ लाइन को तो आपको पता ही है कब बनाई गई है? 17 अगस्त 1947। एग्जैक्ट डेट लिखवाई है मैंने आपको, इससे पहले एग्जैक्ट डेट नहीं लिखवाई। मतलब जहां जिसकी इतनी जरूरत होगी उतना याद करेंगे आप। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन की जो है या बाउंड्री कमीशन आपको पता है बनाया गया था। बाउंड्री कमीशन कब बना था? बाउंड्री कमीशन कब बना था? बाउंड्री कमीशन बना था 17 अगस्त 1947 को, जिसने तकसीम करना था पंजाब को 2 हिस्सों में और बंगाल को 2 हिस्सों में। तो ये लाइन भी तभी खींची गई इसीलिए। सर साइरल रेड क्लिफ, कौन था इसका हेड? सर साइरल रेड क्लिफ, जिसके नाम पे रेड क्लिफ लाइन है। इसके नाम पे रेड क्लिफ लाइन है। यहां से शुरू कीजिएगा, ये वाला नारोवाल से शुरू करेंगे। इसे नारोवाल से नीचे की तरफ चले जाएं, नारोवाल से ये सारा जो हमारे पास बॉर्डर ऐसे क्या कहेंगे हम? रेड क्लिफ लाइन। नारोवाल से देखें ये कौन सा इलाका है? नारोवाल करें। नारोवाल से शुरू होके साउथ ऑफ थरपारकर, ये कौन सा इलाका है? थरपारकर का इलाका। थरपारकर के साउथ तक यहाँ तक चली जाएगी। तो इस बॉर्डर का क्या नाम है हमारे पास? जी रेड क्लिफ लाइन। इसका क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन। कितनी लेंथ है इसकी? इसकी लेंथ है 2100 किलोमीटर। कितनी लेंथ है रेड क्लिफ लाइन की? 2100 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कहाँ से शुरू हो रही है? नारोवाल से लेके
साउथ ऑफ थरपारकर तक भी चली जाएगी, साउथ ऑफ थरपारकर तक ही चली जाएगी। कब बनाई गई ये मैंने आपको बता दिया। बॉर्डर लाइन कब खींची गई? 17 अगस्त 1947 को। ये वाहिद इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान के। हाँ, इंडिया और पाकिस्तान के। इंटरनेशनल बॉर्डर वो होता है जिसे दोनों मुल्क तस्लीम करें, जिसे दोनों मुल्क जिसकी रिस्पेक्ट करें, दोनों मुल्क जिस पे सिग्नेटरी हों, उनके दरमियान में जो बॉर्डर है, दोनों की रजामंदी से जो बॉर्डर बनेगा उसे हम इंटरनेशनल बॉर्डर कहेंगे। तो हमारा सिर्फ यही एक बॉर्डर है जिससे हम इंटरनेशनल बॉर्डर कह देते हैं, बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, बस। इसके अलावा ये जो 3 बाकी लिखवाए हैं ये इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर जरूर हैं हमारे, बट इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। आगे चल के एक्सप्लेन करता हूं मैं। इंटरनेशनल बॉर्डर, रेड कलर ऑफ लाइन, वो बॉर्डर है जिसके दोनों साइड पे गैर मुतनाज़ा इलाके, नॉन डिस्प्यूटेड टेरिटरी मौजूद है। यहाँ अमृतसर है, आगे दिल्ली है। कभी पाकिस्तान ने क्लेम किया कि दिल्ली हमारी है, या अमृतसर हमारा है, कभी हमने क्लेम किया? नहीं किया, और ना ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इस बाउंड्री कमीशन को माना था जिसने इसे तकसीम किया था कि हाँ ये बॉर्डर है हमारा। इसी तरह से इंडिया ने कभी क्लेम नहीं किया कि लाहौर हमारा है, हम लेंगे। कभी नहीं कहा मुल्तान हमारा है, कभी नहीं कहा कसूर हमारा है, हम लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिग्नेचरी हैं वो इस कमीशन के जिसने इसे तकसीम किया था। तो हम एक दूसरे का एहतराम करेंगे इस बॉर्डर का। कभी भी इसके ऊपर से आप नहीं देखेंगे कोई जो है ना जी फायरिंग हो गई, बंदे मर गए, कभी नहीं सुनेंगे आप। इसके ऊपर फायरिंग का मतलब है जंग। आपने मुल्क की सालमियत को चैलेंज किया। अभी इंडिया ने किया था ना 25 में, यहाँ से अहमदपुर सियाल में मिसाइल छोड़े थे जब जंग का मामला बन गया था। तो पाकिस्तान ने कहा था, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तकरीर पड़ी हुई है, उन्होंने कहा था कि इंडिया ने हमारी जो सालमियत है उसे चैलेंज किया, हमारे पर जारियत की है। तो पाकिस्तान के पास ये हक हासिल है कि वो उसका जवाब दे। इंटरनेशनल बॉर्डर क्लियर मतलब क्रॉस करने का मतलब जंग। हम अटैक कर सकते हैं लीगली, या फिर इस मामले को उठाकर यूएन में ले जा सकते हैं, पाबंदियां लगवा सकते हैं। 2 ऑप्शन होते हैं। लेकिन हमने पाबंदियां क्या करना था उसका, हमने फौरन जवाब देना मुनासिब समझा, क्योंकि डिमांड भी थी अवाम की तरफ से। तो इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन नहीं होती। हाँ, जंग जब डिक्लेयर हो जाए फिर कोई बाउंड्री नहीं रहती, फिर तो जंग है ना। जंग के अलावा इस बॉर्डर की वायलेशन नहीं होती है, एहतराम करेंगे दोनों मुल्क। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल देखें, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। यहां से ये वाला बॉर्डर है, यहां से यहां तक। किस किस के दरमियान में? पाकिस्तानी कश्मीर वर्सेस इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, इन दोनों के दरमियान में बॉर्डर है हमारे पास LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। कितनी लेंथ है? नया डेटा के मुताबिक 861 किलोमीटर, और पुराना डेटा के मुताबिक 740 किलोमीटर। जी, नया डेटा के मुताबिक LOC की लेंथ 861 किलोमीटर, जबकि पुराना डेटा के मुताबिक 740 किलोमीटर। अगर 861 किलोमीटर ऑप्शन में मौजूद है तो फिर इसी को ठीक करेंगे। अगर ये ऑप्शन में ही नहीं है, 740 इस तरह का उसने कोई लेंथ बता दी हुई है, फिर आप 740 को भी ठीक कर जाएंगे। ओके, यहां तक समझ आ गई आपको लाइन ऑफ कंट्रोल। अब जरा देखिए, अब हर रोज सुनते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग हो गई, इतने बंदे मारे गए, हमारे इतने जवान शहीद हो गए। इस तरह से उनकी तरफ से भी खबरें लगती हैं।
क्यों? हर रोज हो रहा है, उसके बावजूद भी जंग डिक्लेयर नहीं हो रही। वो भी वायलेशन कर रहे हैं, हमारी तरफ से भी होती होगी कभी, लेकिन इसका मतलब जंग नहीं है, मामूल की कार्रवाई समझा जाता है इसे। क्यों? क्योंकि इस बॉर्डर को ना इंडिया तस्लीम करता है, ना हमारा मेमोरेंडम साइन है, हमने इसे लाइन ऑफ कंट्रोल, भाई ये कंट्रोल वाली लाइन है, इधर आपका कंट्रोल, उधर हमारा कंट्रोल है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, गिलगित भी और पाकिस्तानी कश्मीर भी। इधर भी डिस्प्यूटेड मुतनाज़ा इलाका जाते हैं, मतलब एलओसी के दोनों तरफ कौन से इलाका जाते हैं? मुतनाज़ा इलाका जाते हैं। इंडिया क्लेम करता है जी भी हमारा है, कश्मीर हमारा है, पाकिस्तानी कश्मीर हमारा है। हम क्लेम करते हैं इंडियन कश्मीर हमारा है और जम्मू भी हमारा है, करते हैं ना। मतलब ये भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ये भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी, उनके दरमियान में जो बॉर्डर को उसे क्या कहेंगे? एलओसी। जब हम दोनों नहीं मानते इस बॉर्डर को, तो दुनिया क्यों मानेगी भाई? हम कह रहे हैं ना कि ये हमारा है, हम क्रॉस करके उधर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी ये हमारा है, वो क्रॉस करके हमारी तरफ आ रहे हैं। मतलब हम जब दोनों नहीं इस बॉर्डर का एहतराम कर रहे हैं, नहीं मान रहे, दुनिया बेवकूफ़ है, वो हमारी बात माने या इसे बॉर्डर माने। बात समझ आई कि नहीं आई? तो ये उलट है कि इसके इंटरनेशनल बॉर्डर के दोनों तरफ गैर मुतनाज़ा, कोई तनाज़ा नहीं है, ना इन एरियाज पे ना इन एरियाज पे, लेकिन यहाँ दोनों एरियाज पे तनाज़ा है, इधर भी और उधर भी। अब आपको मेन डिफरेंस समझ आया एलओसी में और इंटरनेशनल बॉर्डर में या रेड क्लिफ लाइन में? एलओसी के हवाले से अब 1949 में इसका पुराना नाम क्या था? सीज फायर लाइन। लिख लेना जरा, पुराना नाम क्या था इसका? सीज फायर लाइन। 1949 में इसे खींचा गया था। सीज फायर लाइन कब बनाई गई? 1949 में, जब जगबंदी हुई तो यहाँ पे इसी को सीज फायर कर दिया गया था 1949 में। लेकिन 1972 के अंदर शिमला एग्रीमेंट, कौन सा? शिमला एग्रीमेंट के अंदर इसे सीज फायर लाइन से डिक्लेयर कर दिया गया। क्या? शिमला एग्रीमेंट में इसे एलओसी डिक्लेयर कर दिया गया। 1972 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ उसमें सीज फायर लाइन से इसे क्या कर दिया गया? लाइन ऑफ कंट्रोल कर दिया गया। इसका नुकसान ये हुआ कि सीज फायर का मतलब जंग चल रही है, अभी रोक दिया गया है। दुनिया को कंसर्न था इससे, दुनिया इंटरफेयर कर सकती थी इसमें। दो मुल्कों के दरमियान में जब जंग होगी तो दुनिया के जो यूएनओ या बाकी इदारे हैं उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, उसके लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो हमने उसका स्टेटस थोड़ा सा लो कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, इंडिया के कहने पे किया, इंडिया ने करवाया ना। हमारे बंदे उनके पास पकड़े हुए थे, 90,000 95,000 हमारे जो थे फौजी और उसके लवाकिन जो थे सिविल ब्यूरोक्रेसी के जो लोग थे, इंडिया ने पकड़े हुए थे। कोई बात तो उन्होंने मनवानी थी हमसे, उन्होंने कहा जी इसे एलओसी डिक्लेयर कर दिया, तो हमारा बायलैटरल इशू हम आपस में कर लेंगे, दुनिया को इसमें इंटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये था। अब हम दुनिया को कहते हैं जी कश्मीर में इंडिया ये कर रहा हो, कहते हैं खुद भुगतो, तुमने खुद ही डिक्लेयर किया था एलओसी, हम क्या करें फिर? अब दुनिया हमारी बात है नहीं सुनती। कभी ट्रंप ने कहा था मैं मीडिएशन करवाता हूँ, इंडिया ने कहा मैं जरूरत ही नहीं है, भाग जाओ, हमारा अपना मसला है, हम दोनों को देर करेंगे इसे। इंडिया का ये जवाब था। किसे बात समझ आई कि नहीं आई? चलें, तो एलओसी और रेड कलर लाइन क्लियर हो गई, इसे अरेंज कर दूं? जी बेटा बताएं। चलें जी, 740 किलोमीटर वैसे पेपर में होता है अक्सर, अगर वो ना हो तो 861 किलोमीटर जो है लेटेस्ट रहेगी डेटा। नेक्स्ट है हमारे पास बाउंड्री कमीशन, वर्किंग बाउंड्री, सॉरी, नेक्स्ट हमारे पास वर्किंग बाउंड्री। वर्किंग बाउंड्री देखिए, जहाँ एलओसी खत्म हो रही है, जहाँ एलओसी खत्म हो रही है वहीं से वर्किंग बाउंड्री शुरू होगी और कहाँ तक चल जाएगी? रेड क्लिफ लाइन तक। एलओसी से लेके रेड क्लिफ लाइन तक जो
बॉर्डर है उसे क्या कहेंगे, वर्किंग बाउंड्री कहेंगे। 202 किलोमीटर इसकी लेंथ है, कितनी, 202 किलोमीटर वर्किंग बाउंड्री की। वर्किंग बाउंड्री के एक साइड पे डिस्प्यूटेड टेरिटरी, मुतनाज़ा इलाका, ये सारा मुतनाज़ा इलाका है, लेकिन दूसरी तरफ नॉन डिस्प्यूटेड है, गैर मुतनाज़ा इलाका। सियालकोट है नीचे, सियालकोट पे तो जो है ना कि आपको पता है कोई तनाज़ा नहीं है, इंडिया कोई क्लेम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का क्लेम है जम्मू के ऊपर भी और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पे भी। तो वर्किंग बाउंड्री के एक साइड पे मुतनाज़ा इलाका जात, दूसरी तरफ गैर मुतनाज़ा इलाका जात, यहाँ भी वायलेशन होती है और फायरिंग शायरिंग होती रहती है। सियालकोट सेक्टर पे अक्सर आप सुनते होंगे। समझ आ गई आपको। आखिरी हमारे पास 24 पैरेलल लाइन, 24 पैरेलल लाइन जो है ये आखिरी है हमारे पास। 24 पैरेलल लाइन, इसकी जो लेंथ है वो कोई 60 से 70 किलोमीटर के दरमियान में है, कोई फिक्स नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है ये, मतलब ऐसा सच। लेकिन सवाल बना है कि 24 पैरेलल लाइन इज बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इस तरह से सवाल बना है। मतलब ये कोई फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती पैरेलल लाइन, ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है। क्या है, इमेजिनरी लाइन है। आप जब पढ़ेंगे ना लैटिट्यूड्स, शायद कुछ बच्चों ने पढ़ा हो, लैटिट्यूड्स जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, लैटिट्यूड्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये वही है। हमने पूरी जो अर्थ है, जमीन है, उसे कुछ लाइन में तकसीम किया हुआ, पढ़ेंगे उसके बारे में। तो यहाँ से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जो बॉर्डर ऐसे लाइन गुजर रही है उसका क्या नंबर है, 24 पैरेलल लाइन है जो बॉर्डर बनाती है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान। ठीक है, तो इसके बारे में बस ये सवाल बनेगा कि किधर है, थरपारकर के साउथ में। देखें यहाँ थरपारकर है, उसके बिल्कुल साउथ में मौजूद है, थरपारकर के साउथ में मौजूद है। और ये बॉर्डर है 24 पैरेलल लाइन किसके दरमियान में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। ये विजनरी लाइन है, कोई ऐसा बॉर्डर नहीं है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया, बताएं जरा मुझे। हाँ जी, यहाँ इंडिया के साथ हमारी तिजारत कहाँ से होती है, वाघा बॉर्डर से होती है सारी की सारी, लाहौर से अमृतसर या फिर लाहौर से दिल्ली, वाघा बॉर्डर है हमारे पास यहाँ। इस तरह से यहाँ हमारे पास एक रेलवे स्टेशन है सिंध के अंदर, हाँ जी, मोना बाव, मोना बाव और खोखरा पार, खोखरा पार मोना बाव, इधर लिखता हूँ, खोखरा पार मोना बाव रेलवे स्टेशन। ये कभी चलता था, आजकल बंद है। पूछ लिया है, सवाल पूछा था किधर है ये, तो खोखरा पार सिंध में है, मोना बाव इंडिया की रियासत राजस्थान में है। तो यहाँ से रेलवे ट्रेन गुजरा करती थी, कभी रेलवे स्टेशन मौजूद हैं दोनों ये, यहाँ से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लोग आते जाते थे। तो खोखरा पार पाकिस्तान में है, सिंध में है, मोना बाव किधर है, इंडिया में है। ठीक हो गया। और यहाँ वाघा बॉर्डर हमारा किधर है, लाहौर और अमृतसर के दरमियान में, लाहौर और दिल्ली के दरमियान में। समझ आई कि नहीं आई बात, हाँ जी बताएं जरा मुझे, हाँ तक बता दें मुझे, समझ आया कि नहीं आया। सर करीब को थोड़ा सा कर लें, इसे मैं रेस्ट कर देता हूँ, सर करीब को थोड़ा सा कर लेते हैं, सर करीब, सर क्रीक। अब क्रीक होती क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। क्रीक किस तरह से बनाए देखें जरा, ये पाकिस्तान का इलाका है और ये इंडिया है।
ये वाला यहाँ यहाँ बनेगी हमारे पास, यहाँ बनेगी बेटा ऐसे सर करेगी ऐसे ना, ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे समुद्र का पानी अंदर जा रहा है। ठीक है, ये सारा समुंदर है, उसका पानी इधर घुसा हुआ है, सारा पानी इस तरह से पतली सी तांग पट्टी बनती है समुंदर के अंदर, जैसे समुद्र का पानी जमीन की तरफ, लैंड की तरफ चला जाता है। देखिए इधर क्या है, पाकिस्तान है, इधर क्या है, इंडिया है। देखिए इधर क्या है, पाकिस्तान है, इधर क्या है, इंडिया है। तो ये जो सर क्रीक है ये ऐसे ही पड़ा हुआ था जब तकसीम हो गई उसके बाद से। अभी हम सोच रहे थे इसे टेक ओवर करने की, तो इंडिया ने 1968 में इस पे कब्जा कर लिया। इंडिया ने क्या किया, इस पे अटैक करके कब्जा कर लिया। साल पूछेगा सर क्रीक इशू कब रिजॉल्व हुआ या कब जो है रेज हुआ, 1968 का साल याद रखें। इंटरनेशनल कोर्ट में गए, केस गया। यहाँ ना इसे एक और भी ग्रीन लाइन भी कहते हैं, चलिए सर क्रीक को ग्रीन लाइन भी कह लें। यहाँ दो लाइन है, एक रेड लाइन है, एक ग्रीन लाइन है, एक रेड लाइन है, एक ग्रीन लाइन है। इस तरह से पाकिस्तान कहता है कि इंडिया जो है ग्रीन लाइन के बाद है, इसके रेड लाइन के बाद यहाँ से शुरू होता है इंडिया, ये इंडिया के बाद है। इंडिया कहता नहीं मैं ग्रीन लाइन से शुरू होऊंगा, मतलब वो हमारी तरफ आ रहा है। ये क्लेम था दोनों का, ठीक है, इसीलिए वो पूछ लेता है सर क्रीक का दूसरा नाम क्या है, ग्रीन लाइन भी है। ठीक है, 24 पर लाइन का दूसरा नाम भी पूछ लेता है क्या है जी, फिर भी आपने उसे ग्रीन लाइन कहना है, पूछा हुआ है। 24 पैरेलल लाइन का दूसरा नाम क्या है, ग्रीन लाइन। 68 में गया इंटरनेशनल कोर्ट्स में, वहां जो हमारा दावा था उसे रिजेक्ट कर दिया गया और इंडिया के दावे को मान लिया गया। इसका 10% जो है ये पाकिस्तान को मिला, 90% जो था ये इंडिया को दे दिया गया। क्यों इंडिया ले गया इसे, इंडिया क्यों चाहता था, यहाँ पे ऑयल एंड गैस के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, इंडिया कई हज़ार बैरल यहाँ से ऑयल निकाल रहा है। 90% इंडिया को दे दिया गया, 10% पाकिस्तान को मिला। जो भी डिक्टेटर आया पाकिस्तान में उसने पाकिस्तान का कोई ना कोई एरिया दे दिया। अयूब खान साहब का दौर बड़ा अच्छा आपने पढ़ा होगा, ये मुकाला था। ये इतना बड़ा इशू है, अगर इसे हम सही में समझ लेते ना, हम कश्मीर को भूल जाते, कश्मीर को भूल जाते हैं। इतने ज़्यादा रिसोर्सेज थे यहाँ इसके अंदर, हम सोचते रहे वो कर गुजरे। याह्या खान का आपको पता ही है, पूरे का पूरा ईस्ट पाकिस्तान दे दिया था उसने। मुशर्रफ को आपको पता ही है, उसने सियाचिन, जिया ने सियाचिन दे दिया 84 में। मुशर्रफ साहब का आपको पता ही है, एडवेंचर जो उन्होंने किया था। ठीक हो गया, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया सर क्रीक के बारे में। ठीक है, सर क्रीक क्या है, बेसिकली जब समंदर का पानी अपनी जगह बना के से लैंड के अंदर घुसा है कि उसके 3 साइडों पे लैंड हो। देखें इधर भी लैंड है, ये वाली लैंड, इधर भी लैंड सारी, इधर भी लैंड, सिर्फ एक साइड से पानी अंदर जा रहा है। देखें ऐसे, इस तरह की शेप को क्या कहेंगे हम, क्रीक कहेंगे। क्रीक बड़ी होके बनाएगी हमारे पास गल्फ, गल्फ बड़ी होके बनाएगी बे, बे बड़ी होके बनाएगी बाइट, और बाइट बड़ी होके बनाएगी बीच। क्रीक का अगर साइज मुंह बड़ा हो गया और भी ज़्यादा तो वो गल्फ बन जाएगी, गल्फ का और मुंह बड़ा हो गया तो वो बे बन गई, बे का और मुंह बड़ा हो जाएगा तो वो बाइट बन जाएगी, बाइट का और मुंह ऐसे सीधा हो जाएगा तो बीच बन जाएगी। बीचेस के बारे में आपने सुना होगा। बस मेरे ख्याल से आज यहीं क्लोज कर देते हैं, कल इंशाल्लाह इसे आगे चलाएंगे।
4 लेक्चर में आपका पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी बताएं ज़रा, काफ़ी है इतना। जो बच्चे जाना चाहते हैं वो चले जाएं, जिन्होंने बैठना है सवाल पूछने हैं वो बैठे रहें। आज मुझे नींद आ रही थी क्लास में पढ़ाते हुए।